हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैसा भी कैपेसिटर हो, चाहे वो स्फेरिकल कैपेसिटर हो या आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो या कोई एक मेटालिक प्लेट हो, अगर उसमें हम चार्ज स्टोर कराते हैं या उसको अगर हम चार्ज करते हैं तो उसको चार्ज कैसे किया जा सकता है। विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट इसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसको चार्ज करने के लिए किसी एक बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी, इसको चार्ज करने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। आप चार्जिंग का मेथड समझ चुके हैं कि कैसे इसको चार्ज करते हैं। इसको बाई कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड, चाहे किसी भी मेथड से इसको हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि इसको चार्ज करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट इस पे कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। यानी कि जब कोई एक्सटर्नल एजेंट इस पे कुछ वर्क डन करेगा तो उसके एनर्जी में क्या आएगी, कमी आएगी। तो वो एनर्जी एक्चुअली में जाती कहां है, तो वह एनर्जी इसी में चार्ज के रूप में क्या हो जाती है, स्टोर्ड हो जाती है। और उस स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसको हम ये कह लेते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब आप ये कॉन्सेप्ट कैसे आया इसको सोचिए जरा। सपोज कीजिए कि ये एक अनचार्ज मेटालिक स्फीयर है और ये सपोज कीजिए कि ये इनफाइनाइट है और यहां से कोई पॉजिटिव चार्ज इसमें लेकर आए और इसमें इंसर्ट हमने कराया। तो पहले ये अनचार्ज था, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब सपोज कीजिए कि इस पे कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज हम लेकर आए, धीरे धीरे इसको पॉजिटिव चार्ज लेकर आए। तो ये पॉजिटिव चार्ज जब इसके पास आएगा तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, ये भी पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। ये अब इसको क्या करना स्टार्ट कर देगा, रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। रिपेल करेगा तो एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए इसको यहां इसके अंदर फिर से इंसर्ट कराने के लिए। जैसे जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज इंसर्ट कराने में आते जाएंगे वैसे वैसे उतना ही ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा किसी एक्सटर्नल एजेंट को इसको और भी ज्यादा चार्ज करने के लिए। तो यहां पे जब इसको चार्ज किया जा रहा है तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ रहा है। इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट के एनर्जी में क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो एक्सटर्नल एजेंट के एनर्जी में जो कमी आ रही है वही एनर्जी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाती है, स्टोर्ड हो जाती है। और उसे हम कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, तो बच्चों आप इसको समझ रहे हैं कि किस प्रकार से इसमें एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है। वैसे ही अगर ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको हम किससे चार्ज करते हैं, किसी बैटरी से चार्ज करते हैं। तो आप देखिए यहां पे अगर यहां पे कोई बैटरी जोड़ दिया जाए तो ये जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, मतलब जो हायर पोटेंशियल से जो प्लेट जुड़ा हुआ है, इस पे कैसा चार्ज आएगा, पहले धीरे धीरे ये चार्ज होगा, पहले पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो धीरे धीरे इसमें पॉजिटिव चार्ज भरेंगे। तो ये पहले अनचार्ज प्लेट था, अब जब ये चार्ज हो जाएगा तो बाकी के पॉजिटिव चार्ज जब जाएंगे तो इस बैटरी को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी इसमें इन चार्जेस को क्या करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए। वैसे ही ये धीरे धीरे ये नेगेटिवली चार्ज होगा। अब इसमें एक्स्ट्रा जो ये पूरा कंप्लीटली इसको चार्ज करने के लिए और भी नेगेटिव चार्ज डालने के लिए इस बैटरी को क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो बैटरी के एनर्जी में कमी आएगी और यहां पे जो चार्ज स्टोर होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। मतलब इसमें एक एनर्जी क्या होगी, स्टोर्ड होगी और उसे हम कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से किसी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होता है और वो कैसा एनर्जी होता है, वो एक प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। अब उसे हमें क्या करना है, काउंट करना है कि वो उस एनर्जी को हमें फाइंड आउट करना है कि वो एनर्जी कितनी होगी। इस कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो एक्चुअली उस एनर्जी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है वही वर्क डन इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर्ड होता है। तो वो कैसे वो वर्क डन निकालेंगे, तो आपको ये पता है कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपने वहां पढ़ा था कि किसी क्यू नॉट चार्ज को,
ठीक है ना। किसी क्यू नॉट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, W होता है। तो यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, W बाई क्यू नॉट होगा। तो इसी यूनिट चार्ज को लाने में जो ये वर्क डन है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए कि ये कोई आपका एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो यहां पे क्यू नॉट चार्ज हम नहीं लेकर आएंगे, यहां पे इस पे बहुत ही स्मॉल चार्ज डी क्यू चार्ज, पॉजिटिव डी की पॉजिटिव चार्ज इस पे लाकर पहले डालेंगे, फिर डी क्यू, फिर डी क्यू, फिर डी क्यू डालेंगे। तो आप यहां बताइए कि इस डी क्यू चार्ज को, अब इसी फॉर्मूले को हम बनाना चाहें तो इस डी क्यू चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, डी क्यू बहुत स्मॉल है, तो डी क्यू चार्ज को जो इसमें लाने में जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू। तो यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन हो जाएगा कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। तो अब यहां पे इस यूनिट चार्ज को जो लाने में जो वर्क डन है वही तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू भी लिखा जा सकता है। तो यहां पे हम जो यूज करेंगे इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि क्यू नॉट को लाने में भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो डी क्यू चार्ज लाने में जो आपका ये भी होगा वो कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू हो जाएगा। आप वैसे ही इसमें भी समझ सकते हैं कि ये जब बैटरी लगाते हैं तो कैपेसिटर एकाएक कंप्लीटली चार्ज नहीं हो जाता है, ये धीरे धीरे चार्ज होता है। मतलब डी क्यू चार्ज इसमें इंक्रीज होता रहता है, इंक्रीज होते 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 एक बार ऐसा समय आता है कि कंप्लीटली ये चार्ज हो जाता है। तो ये धीरे धीरे चार्ज होता है। इसमें डी क्यू चार्ज इसको हम क्या करते रहते हैं, देते रहते हैं। तो वैसे ही डी क्यू चार्ज में इसके द्वारा जो एक्सटर्नल ये जो एजेंट है, बैटरी है, इसके द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है, डी डब्ल्यू किया जा रहा है। तो यहां पे जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो जाएगा वो डी डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। तो आप इन सारे बातों को यहां पे क्या कर लिए हैं, समझ लिए हैं। तो अब इसको मैं रफ कर रहा हूं। चलिए ये दोनों फिगर आप रहने दीजिए, दोनों में से कोई एक फिगर बना लीजिएगा या दोनों बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब सपोज ये इसका पोटेंशियल कितना हो गया, डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू हो गया। अब यहां पे हम इसी वर्क डन को काउंट कर रहे हैं, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वी डी क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, वी डी क्यू हो जाएगा। सपोज कीजिए इस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, या ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसके कैपेसिटेंस चार्ज, टोटल चार्ज जो इस पे कंप्लीटली ये चार्ज हुआ और इसके ये पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, तो आप जानते हैं Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है। या यहां से आप V को क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू Q बाई C लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहां से अगर आप लिखना चाहें तो यही DW आप कैसे लिख सकते हैं, V के स्थान पर Q बाई C DQ। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, ये DW है। अब हम ये चाहते हैं कि इसको कंप्लीट, इसको DQ चार्ज देने में जो वर्क डन लगा वो कितना लगा, DW लगा। तो इसको कंप्लीट Q चार्ज देने में कितना वर्क डन लगा है उसको हमें फाइंड आउट करना है। कंप्लीटली Q चार्ज देने में कितना वर्क डन लगा है इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे कंप्लीटली Q चार्ज देने में जो वर्क डन लगा है उसको हम बिना इंटीग्रेशन के नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उस टोटल वर्क डन को निकालने के लिए, उस सबको, उन सारे वर्क डन का सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप देखिए अगर हम ये लिखेंगे यहां पे कि द अमाउंट ऑफ या टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल amount of work done in transferred Q charge to the capacitor। ठीक है। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इधर इंटीग्रेट करेंगे तो ये वर्क डन W हो जाएगा और इधर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ Q बाई C DQ हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से लिखेंगे तो ये 1 बाई C क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और इसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ Q DQ हो जाएगा। ठीक है। अब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या होता है, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। अगर इसके पावर में 1 हो, n ना हो, क्या हो, 1 हो, तो जहां जहां n है वहां वहां क्या रख लीजिए, 1 रख लीजिए।
तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि एक्स टू द पावर 1 dx का जो इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 है। तो यहाँ पे क्यू टू द पावर 1, क्यू के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई सी, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ टोटल अमाउंट ऑफ जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये टोटल 1 बाई 2 क्यू स्क्वायर बाई सी। अब बच्चों इसको कंप्लीटली क्यू चार्ज देने में, इसको कंप्लीटली क्यू चार्ज देने में, या इसको दोनों को कंप्लीटली क्यू चार्ज देने में कितना वर्क डन हुआ 1 बाई 2 क्यू स्क्वायर बाई सी। बच्चों अब इस वर्क डन को क्या कहेंगे, दिस वर्क डन इज कॉल्ड, this work done is called energy stored in capacitor, in capacitor। ठीक है, तो अब आप यहां से देखेंगे यही वर्क डन जो है इसी को एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कहते हैं। तो इसको हम यू लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखना है, हम पोटेंशियल एनर्जी को यू लिखते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम चाहते हैं कि यहाँ Q को एलिमिनेट कर दें, यानी कि Q की वैल्यू रख दें किसके फॉर्म में, C और V के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए Q इक्वल टू क्या है CV है, तो Q के स्थान पर अगर आप CV रखेंगे तो यहीं से आपको क्या मिलेगा, एक पोटेंशियल एनर्जी का ये भी फॉर्मूला भी मिलेगा 1 बाई 2, इस Q के स्थान पर क्या लिख दें CV स्क्वायर अपॉन C, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 2 C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, एक सी से एक सी कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको आप लिख सकते हैं हाफ सी भी स्क्वायर। मतलब कि एक दूसरा फॉर्मूला, मतलब कि इसी तरह से यही फॉर्मूला अलग फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ सी भी स्क्वायर हो जाएगा। एक और तरीके से अभी देखिए इसमें क्या है Q और C है, इसमें C और V है। अब हम चाहते हैं, देखिए इसमें दोनों में C आया है, C को एलिमिनेट करना चाहते हैं, मतलब C की वैल्यू हम कुछ लिखना चाहते हैं, तो C इक्वल टू यहाँ पर लिख लीजिए, C इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा Q बाई V, Q बाई V हो जाएगा। तो यहाँ C के स्थान पर Q बाई V लिख दोगे आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 2 C के स्थान पे Q बाई V रख दो, इनटू क्या हो जाएगा V स्क्वायर, एक V से एक V कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना हो जाएगा हाफ Q इंटू V हो जाएगा, Q इंटू V हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले बने आपके, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का। इन तीनों फॉर्मूले को आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इसको तो बस बताने के लिए मैंने इंटीग्रेशन बताने के लिए समझाया था। इसी चीज को अगर लिखना चाहें इसी को, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर u इक्वल्स टू हाफ सी भी स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला हुआ, एक ये और तीसरे नंबर का ये। आप पॉज करके इन तीनों फॉर्मूले को लिख लें। जो अब हम पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी। सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पर यूनिट इट्स वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, अगर इसके टोटल वॉल्यूम से उसको क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो आपको क्या मिलेगा, एनर्जी डेंसिटी मिलेगा। इट मींस इसके यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। बच्चों सपोज कीजिए कि इसके वी वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ वो U हुआ, V वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ वो क्या हुआ, U हुआ। तो यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो कितना होगा, U बाई V। यहाँ पे वॉल्यूम को हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो कितना होगा, U बाई V। और इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। और एनर्जी डेंसिटी को, जो एनर्जी डेंसिटी होता है उसको हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्मॉल u इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ पर यूनिट
वॉल्यूम। तो ये U इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी जो किसी कैपेसिटर में स्टोर हुआ पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब ये कितना एनर्जी स्टोर होता है इसका कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए तो ये टोटल एनर्जी कितना स्टोर होता है किसी कैपेसिटर में, हाफ, कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर। 3 फॉर्मूले हमने पढ़ा था, उसमें से ये फॉर्मूला लेंगे एनर्जी डेंसिटी का, अभी पढ़ा है हमने, ठीक है। वहां पे आपको अभी फॉर्मूला लिखा गया था, उसमें देखिए कि एनर्जी U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होती है, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हैं U इक्वल टू हाफ। अब देखिए अगर कोई सपोज कीजिए कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके अंदर एयर है, मतलब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा गया है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D होता है। तो C के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन A अपॉन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है D। ये A क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट होता है, आपको ये पता है, ठीक है। और ये आप भी क्या है, यहाँ पे हाफ CV स्क्वायर, यहाँ पे जो भी है ये पोटेंशियल है, ये क्या है, पोटेंशियल है। और आप जानते हैं कि जो अगर केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा जाए तो ये V/D जो होता है, इससे पोटेंशियल ग्रेडियंट के रूप में हमने पढ़ा था dV/dr को, माइनस में जो था इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट के रूप में पढ़ा था। लेकिन केवल इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा जाए तो यहाँ पे V हो जाएगा और यहाँ पे D हो जाएगा। तो V/D इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे V इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू D। तो अब इस V को, इस जो आपका पोटेंशियल है, इस V को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, E इंटू D का होल स्क्वायर, यहां पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए बच्चों कि यहां पे इसको क्या लिखा जा सकता है, U इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन A अपॉन D इंटू E स्क्वायर D स्क्वायर। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, E स्क्वायर D स्क्वायर, ठीक है। अब यहां इस D से ये D क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहां पे U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन A अपॉन में D से तो D ये एक D इससे क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो गया है। अब ये क्या होगा, इस A को इस D के साथ रखिए, यहाँ पे केवल सिंगल D बचेगा। तो यहाँ पे एप्सिलॉन, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर हो जाएगा एप्सिलॉन E स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, A इंटू D बचेगा, ये E हुआ, ठीक है। अब बच्चों हम थोड़ा इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये जो कैपेसिटर है इसके अंदर इसका वॉल्यूम कितना है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर कोई सिलेंडर होता है तो सिलेंडर का अगर रेडियस R हो और इसका हाइट H हो, तो आप बताइए इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम ये होता है इसका पाई R स्क्वायर इंटू H होता है। अगर इस सपोज कीजिए कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस R है, तो पाई R स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, यही तो इस किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है पाई R स्क्वायर होता है। तो पाई R स्क्वायर को अगर A लिखे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो A इंटू H इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसका अगर लेंथ मान लें क्या D, तो A इंटू D इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, अगर ये सिलेंडर हो तो। वैसे ही अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई क्यूबॉइड हो, कुछ ऐसे एक क्यूबॉइड बनाया गया और सपोज कीजिए कि इस क्यूबॉइड का लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, और जो इसका हाइट है वो कितना है, D है। तो अगर इसको लिखा जाए तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, L B इंटू हाइट H लिखते हैं, लेकिन यहाँ हाइट D है तो इसको D लिख लिया जाए। तो ये बताइए कि अगर कोई भी स्क्वायर हो या कोई भी आपका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, नीचे वाला एरिया कितना होगा, नीचे वाले का एरिया A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L इंटू बी। तो इस L इंटू बी को हम A लिख सकते हैं, तो ये वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, A इंटू डी। यानी कि ये जो वॉल्यूम है इसको हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू डी के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, आप समझ सकते हैं कि आपको ये U निकालना था, U तो निकल चुका है, इसमें भी AD आ रहा है, यहाँ पर भी वॉल्यूम को भी हम AD के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कुछ ना कुछ एक न्यू फॉर्मूला मिलेगा, वो क्या मिलेगा इसको हम देख लें। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वॉल्यूम को हम A इंटू डी लिख सकते हैं। चाहे ये आप मान लीजिए कि यही तो हो सकता है, इसको थोड़ा सा हम इसको ऐसे पलट दें, ऐसे पलट दें तो ये एरिया A हो जाएगा और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी। अगर ऐसे इसको कर दिया जाए कुछ ऐसे, इस कैपेसिटर का एक प्लेट यहाँ पे, इस कैपेसिटर का दूसरा प्लेट यहाँ पे अगर ऐसे कर दिया जाए तो, और ऐसे इसको मिला दिया जाए
कुछ ऐसे इससे। तो इसका ये हाइट किसका, इसका क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ये l b मतलब ये a इंटू जो d होगा ये इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो आप इसको, इसके वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं a इंटू डी के फॉर्म में। इसका एरिया a है और इसका जो हाइट है वो किसके फॉर्म में है, d के फॉर्म में है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, a इंटू डी। तो आप समझ रहे हैं कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप यहां पर लिख लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू डी। ये v इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू डी। तो इस v के स्थान पर हम a इंटू डी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे तो आपने v बाई डी को e लिखा इक्वल्स टू, तो यहाँ पे v इक्वल्स टू आपका क्या हो गया था, v इक्वल्स टू e इंटू डी हो गया था। तो इस v के स्थान पर आपने e इंटू डी लिखा है। तो ठीक है, आप ये जो वॉल्यूम वाला v है इसके स्थान पर a इंटू डी लिखेंगे तो आपका एनर्जी डेंसिटी u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से एनर्जी डेंसिटी u इक्वल्स टू, ये आपने एनर्जी u को क्या लिखेंगे आप यहाँ पे इस फॉर्मूले से, u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट e इंटू ई स्क्वायर है a इंटू डी अपॉन वॉल्यूम कितना आया है, ये भी a इंटू डी आया है। a इंटू डी से a इंटू डी कैंसिल आउट हो जाएगा। एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये एयर है तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये हुआ। लेकिन अगर इसको कंप्लीटली फिल कर दिया जाए किसी एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से, इसको कंप्लीटली क्या कर दिया जाए, फिल कर दिया जाए किसी एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से, इस तरह से इसके अंदर कंप्लीटली फिल कर दिया जाए, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। तो आप बताइए तब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, जो आपने यहाँ पे कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू जो लिखा है एप्सिलॉन A बाई डी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन के A बाई डी हो जाएगा। तो इस केस में एप्सिलॉन के A बाई डी हो जाएगा तो K से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लिखेंगे when the capacitor is filled with a dielectric material of dielectric constant के, अगर किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाले मटेरियल से इसको फिल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा इसका, यही एनर्जी डेंसिटी। ये तो समझाने के लिए आपको बताया गया था कि वॉल्यूम क्या होता है। जो एनर्जी डेंसिटी होगा उसको आप लिख सकते हैं यहां पर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल when the capacitor is filled with a dielectric material of dielectric constant K, तब ये एनर्जी डेंसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी U इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सिंपली K से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे K आ जाएगा। ऐसे आप लिख लेंगे 1/2 एप्सिलॉन K ई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एनर्जी डेंसिटी। अगर ये कैपेसिटर किसी एक ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल किया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, तो आपने ये समझा कि ये एनर्जी डेंसिटी क्या होती है और एनर्जी डेंसिटी को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अगर आप ये देखना चाहें कि इसका यूनिट कितना होता है तो यहां से यूनिट इसका क्या लिख सकते हैं, जूल पर मीटर क्यूब, यहां से इसकी यूनिट लिखी जा सकती है। ठीक है, तो जूल पर मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ये एक कैसी क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी के जैसा ही क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आपने समझा कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, आपको इसका डायमेंशन लिखना है होमवर्क में, तो आप इसका डायमेंशन लिख लीजिए। सबका डायमेंशन बताया गया है, आप जानते ही हैं
कि ये एनर्जी का डेंसिटी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, mL² T⁻², इसका L³ हो जाएगा, डिवाइड करके इसका आप क्या लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। तो डायमेंशन इसका लिख। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, तथा जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।